हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे संविधान के अगले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में जहाँ तक हमने देखा वो हमने शायद 1853 के अधिनियम तक लास्ट कर दिया था पूरा, जो कंपनी के अंतर्गत आने वाला अंतिम चार्टर था आपका। उसके बाद में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना हुई, बड़ी महत्वपूर्ण घटना 1857 का सैनिक विद्रोह। अब ये सैनिक विद्रोह जो है, ये खाली सैनिक विद्रोह न सीमित होकर उससे कहीं आगे था। यहाँ पर एकता देखने को मिलती है हिंदू मुस्लिमों के बीच में, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में यहाँ पे एकता देखने को मिलती है काफ़ी हद तक। और जो मध्यम वर्ग है या जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, वो भी इस आंदोलन में शामिल आगे चल के हुआ। तो कई जगह पर इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है या 1857 की क्रांति भी कहना इसे गलत नहीं होगा, क्रांति भी कहा दिया जाता है। तो ये जो सैनिक विद्रोह था, इसमें हुआ ऐसा, क्योंकि पिछली बार तुमने देखा जब वो कमेटी बनी तो खुली प्रतियोगिता चयन की परीक्षा आरंभ हो चुकी थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुरू हो चुके थे। और कहीं ना कहीं जो नीचे पद थे सेना में, जो ब्रिटिश भारत था, मतलब कि वह क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश का कब्जा था वो ब्रिटिश भारत कहलाता था। तो वहाँ के व्यक्तियों को नौकरी दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नौकरी दी गई और वो सैनिक बनाए गए उसमें। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी भेदभाव होना। तो जब उन्हें जो भेदभाव था वहाँ पर, वो भेदभाव इस हद तक समझिए, यानी मतलब कि एक निचले स्तर का सैनिक है और एक वहाँ पर हमारा भारतीय सैनिक है और एक वहीं पर ही हमारा ब्रिटिश सैनिक है। तो इन्हें समान पद पर होते हुए भी समान वेतन नहीं था। ब्रिटिश जो सैनिक थे उनका वेतन ज़्यादा होता था और इन्हें खाने के लिए भी अच्छी चीज़ें सरकार प्रोवाइड कराती थी, मगर वहीं भारतीयों के साथ में कम वेतन में और खाने के लिए इतनी विशेष सुविधा प्राप्त नहीं थी। प्लस दूसरी बात, जब भी कुछ इनमें कहा सुनी होती थी तो जिनके ऊंचे अधिकारी जो थे, जब भी इनमें कुछ कहा सुनी होती थी तो इनके ऊंचे अधिकारी जो हैं वो उनका झुकाव भारतीयों की तरफ न होकर ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ होता था, ब्रिटिश सैनिकों की तरफ ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ये भेदभाव यहाँ पर झेल लेते भारतीय सैनिक कुछ हद तक। इस घटना ने जब मोड़ लिया, जब नई राइफल लड़ने के लिए मंगाई गई, ठीक है, जब नए हथियार मंगाए गए तो उसमें लगाने वाले जो कारतूस लगता था, ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि वो जो कारतूस है वो गाय और सूअर दोनों के मांस को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, अब उसे लगाते समय उसे मुंह से खोलना पड़ता था बंदूक में कारतूस लगाते समय। तो ये चीज़ सुनकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रुष्ट हो गए जब ऐसी अफवाह उड़ गई। और जब ये अपने घर गए, यहाँ से छुट्टी लेकर कोई व्यक्ति अपने घर गया, तो घर पे इनके जो व्यक्ति थे, गांव वाले जो लोग थे, यानी कि माता पिता थे, उन्होंने इन्हें अंदर गांव की सरहदों के अंदर नहीं आने दिया, गांव के व्यक्तियों ने, क्योंकि भारत एक शुरू से ही धार्मिक देश रहा है। और जब इन्हें अंदर नहीं आने दिया गया और इनसे कहा कि तुम हमारी औलाद नहीं हो, इस हिसाब से, मतलब कि एक हिसाब से रिश्ते नाते खत्म करने वाली बात कर दी गई। अब कोई व्यक्ति फौज से छुट्टी लेकर आए अपने बीवी बच्चों से मिलने, माँ बाप से मिलने, और सिर्फ वही मिलने से मना कर दे तो उसका खून खोलेगा नहीं खोलेगा। वहीं दूसरी घटना यहाँ पर असंतोष की ये थी कि बैरकपुर छावनी में मंगल सिंह पांडे,
मंगल पांडे तो उनकी किसी बात को लेकर अपने जो सेनापति थे, जो उनके अध्यक्ष थे मैन, उनसे कहासुनी हो गई थी। तो उन्होंने राइफल चलाने से मना किया, तो उन्होंने जॉब से निकालने की बात की। और कुछ कहासुनी होने पर मंगल पांडे ने अपने सैनिक जो बड़े अधिकारी थे उन्हें क्या मार दी, गोली मार दी। यहीं से ये हमारी घटना बहुत ज़्यादा भड़क गई और देखते देखते सभी सैनिक, क्योंकि सैनिकों में एकता जैसी आज जैसी पहले ही थी, एकत्रित हो गए। हमारे सैनिकों, जो हिंदू सैनिक हो या मुस्लिम सैनिक हो, वो भी एकत्रित हो गए। क्योंकि उधर मुस्लिम परिवारों के साथ में भी यही सेम दुविधा थी कि इनका भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है सूअर का मांस खाने के कारण, और हिंदू में दुआ थी कि गौ मांस को मुंह लगाने के कारण। अब ये अफवाह थी। अच्छा, ये जो अफवाह थी ये ईसाई मिशनरियों द्वारा उड़ाई गई थी उस समय पर। उन्हें लगा कि यदि हम इनका धर्म भ्रष्ट कर देंगे, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाएंगे, तो इन्हें लगेगा कि जब वो हिंदू नहीं रहे, मुस्लिम नहीं रहे, तो फिर अब कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ावा आ जाएगा उनका। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था ईसाई जो मिशनरी थी उसे भी प्रचार प्रसार की अनुमति मिल चुकी है भारत में, ठीक, और वो प्रचार प्रसार कर रही है अपने ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए। पैसे का लालच, तरह तरह के लालच दे रही है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसके बाद में हुआ एक ऐसा कि एक सुबह दिल्ली की सड़कों पर सैनिक निकलते बहुत सारे, और सैनिक निकल के पहुँचते हैं सीधे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास। जब अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के पास पहुँचते हैं, वो अगर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर उसे वो अपना सम्राट घोषित कर देते हैं कि भाई हम इतने सैनिक आपको समर्थन दे रहे हैं और जी हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पर राज विद्रोह भी हो गया शामिल, आपको, ठीक है। राजा भी शामिल हो गए, बहादुर शाह जफर भी, गाँव की जनता भी शामिल हो रही है उसमें, और उसमें सैनिक भी शामिल हो रहे हैं। तो ये कहीं ज़्यादा बढ़कर था। तो 1857 की क्रांति में इतना खून खराबा हुआ, हालांकि इसमें विजय बाद में ब्रिटिश की गवर्नमेंट की हुई, ब्रिटिश सरकार की हुई। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, उसे भारत देश से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो कई दिनों तक यहाँ पर बैलगाड़ियों में लाश ढोती जाती रही, एम्बुलेंसों में लाश ढोती जा रही, दिल्ली के अंतर्गत ये घटना किताब में विवरण मिलता है इसका, ठीक है। लाशें ढोती जा रही थी कई दिनों तक। कई दिनों के बाद दिल्ली सफा हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कंपनी के प्रति, जो EIC के नाम पर ये सभी काम हो रहे हैं, असंतोष था भारतीय व्यक्तियों के बीच में, और वो चाहते थे कि कंपनी खत्म हो जाए। अच्छा, अगर जो ऐसा मान जाता है कि कुछ खबरी लोगों ने, जो धोखेबाज थे, उन्होंने सूचना दे दी थी गुप्त ठिकानों की, हथियारों की, वरना 1857 का विद्रोह ही काफ़ी था कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से उखड़ जाती। और जब अंग्रेजी हुकूमत ने भी देखा कि भाई इन लोगों में एकता है हिंदू मुस्लिम में, तो यहाँ से ये समझ गए कि हाँ, इनकी एकता को क्षणभंगुर करना पड़ेगा हमें। मतलब कि कुछ ही क्षणों में, अगले आने वाले समय में, कुछ समय में एकता नहीं रहनी चाहिए इनमें। वहीं से आगे चल के आप देखोगे इन्हें हिंदू मुस्लिमों को अलग करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति, यानी कि फूट डालो राज करो नीति आई, पार्लियामेंटो एक्ट में पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया उन्हें। ऐसी जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस शुरू में एकता का प्रतीक थी। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता दूत की उपाधि प्राप्त थी, हिंदू मुस्लिम एकता दूत की। मगर कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने उसके मन में भरकर कुछ बातें और उसे भी मुस्लिम लीग बनाने का अलग दे दिया हिसाब किताब भैया। तो यहाँ पर ये एकता खत्म करने के लिए बात थी, ताकि ये ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई बड़ा षड्यंत्र ना कर या बड़ी कामयाबी हासिल ना कर आपसी ही छोटे मसलों में उलझे रह जाएं, सांप्रदायिक राजनीति में उलझे रह जाएं। तो ये भी कारण था कि भारत को समय आज़ाद होने में समय लगा। और प्लस यहाँ पे कि 1857 में एकता देखकर ब्रिटिश सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए। और उसके बाद में जब यह घटना ब्रिटेन तक पहुंची तो उस समय पर वहां के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न वहां के जो प्रधानमंत्री थे, और जो लॉर्ड पामस्टर्न थे, इन्होंने विधेयक पारित किया ब्रिटिश संसद में, ठीक है, जो दोहरा शासन था इसे दूर करने के लिए। मगर
कुछ कारणों के वे कारणों के मतलब कि कुछ कारण रहे कि इनकी सरकार को अपने त्याग पत्र देना पड़ा। फिर उसके तुरंत बाद में लॉर्ड डर्बी की सरकार बनी। अब डर्बी जो थे, जो लॉर्ड डर्बी थे, जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने 2 अगस्त 1858 लगभग को महारानी, इंग्लैंड की महारानी से हस्ताक्षर करा के वो विधेयक क्या करा दिया, पारित। जो विधेयक लॉर्ड पाल्मस्टन लाए थे, क्योंकि उनकी सरकार तो रही नहीं, उसे लॉर्ड डर्बी ने पारित करा दिया महारानी द्वारा हस्ताक्षर करा के। उसके बाद में महत्वपूर्ण घटना जब ये होती है, इसमें कुछ बातें लिखित थी, ठीक है। इसे ही कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935। जो ये एक्ट था मैं बता देता हूँ, ये जो पारित हो, ये भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें कुछ अधोलिखित बातें हैं, आप उनका लिख सकते हैं, थोड़ा पॉइंट के रूप में लिखेंगे। 1857 का पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझिए इसके पीछे क्या है। 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं इसके पीछे है। तो उसके बाद में 1857 के बाद में जो जनता में असंतोष है उसे व्यक्त करने के लिए लिखेंगे 1857 के अधिनियम की विशेषताएं, इसे लिख लेंगे। लॉर्ड पाल्मस्टन ने इसे पेश किया, लेकिन कुछ कारण में पारित नहीं हो सका, इन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा। और फिर लॉर्ड डर्बी बने, उन्होंने 2 अगस्त 1858 को ब्रिटेन की महारानी द्वारा हस्ताक्षर करा के इसे पारित करा लिया। कुछ पॉइंट है, उसमें पॉइंट भी लिख लीजिए आप। जैसे कि पहला पॉइंट था इसमें कि लॉर्ड कैनिंग ने यहां से जो था, पहले हमारा पद था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो पद था उसे समाप्त कर उसकी जगह बनाया गया वायसराय का, या उसी का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जब वो वायसराय का मतलब है राजा का प्रतिनिधि या ब्रिटेन की गवर्नमेंट का प्रतिनिधि। जब ये काम करता ब्रिटेन की गवर्नमेंट के दिए हुए तो वायसराय कहलाता, और जब ये काम करता कुछ कंपनी से संबंधित अपने तो ये गवर्नर जनरल कहलाता था। एक ही व्यक्ति है, दोनों शक्तियां हैं, तो इसी का नाम बदल क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। लिखेंगे पहली विशेषता, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को शपथ ली वायसराय के रूप में। तो पहले भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग से पहले भी आ चुके हैं, वो सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियों को प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वहां पर भी, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे और पॉइंट लिखेंगे थोड़ा सा, और जी BOC जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और BOD को समाप्त कर दिया गया, BOC और BOD को समाप्त कर दिया गया। और भारत सचिव के लिए सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का निर्माण किया गया। 15 सदस्य होते थे भारत परिषद में, उसमें से 7 आपके भैया, जो 7 था, 7 का चुनाव कंपनी के डायरेक्टर करते थे और 8 ब्रिटिश सांसद द्वारा आते थे। 8 7 15 हो गए पूरे आपके। अब BOD देखिए खत्म तो हो गया है, केवल ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं ये सरकार के साथ मिलकर अब भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सभी को, बताइए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट और लिखेंगे भैया, ठीक है। ये हो गया भारत सचिव वाला। अठारह सत्तावन की क्रांति के बाद ब्रिटेन की सरकार भारत के अंतर्गत दोहरे शासन को समाप्त करना
चाहती थी, दोहरे शासन को समाप्त करना चाहती थी। ये सबसे बड़ी मुख्य विशेषता कि दोहरे शासन को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य बन चुका था। और नोट पॉइंट लिखेंगे कि भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को हटा नहीं सकता था, ठीक है, वो उन्हें हटा नहीं सकता था, ठीक है। भारत सचिव जो था अपनी परिषद के सदस्यों को नहीं हटा सकता था इसके में, ठीक है जी। उसके बाद में लिखेंगे, ये तो बता दीजिए, जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में काम करता, जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में काम करता तो उसे वायसराय कहा जाता, और जब यह बीओडी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसे गवर्नर जनरल कहा जाता लिखेंगे। और एक और पॉइंट है लास्ट वाला, गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाने लगी, ब्रिटेन की संसद करने लगी, ठीक है। इसमें लिखेंगे अगला एक और पॉइंट इसमें भी है फिर आपका, बस यही है मेरे ख्याल से, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया 1858 का अधिनियम, ठीक है, कंपनी को समाप्त कर दिया गया इसमें जो था। अब लिखेंगे 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। लिखिए जरा इसमें, इस कानून द्वारा अंग्रेजों द्वारा एक ऐसी नीति आरंभ की गई जिसमें भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने की बात निहित थी। कहीं ना कहीं शासन में भागीदार बनाने के लिए वो हो गया, जब कांग्रेस भी बन चुकी है तो कहीं ना कहीं वो कुछ अपने अधिकारों की मांग भी कर रही है। पीछे कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस कि बन जाइए आगे चल के, ठीक है। मगर उससे पहले भी जो भारतीय लोग थे, जो पढ़े लिख चुके थे, वो शासन में मांग करने लगे कि हमें भी शामिल किया जाए। तो इस समय पर जो व्यक्ति हैं, जो ब्रिटिश संसद उन्हें ले रही है अंदर व्यक्तियों को, तो वो अंदर तो ले रही है मगर उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं दे रही, नहीं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे रही, बस वो कह रही है आप बैठ कर देखो हम कैसे शासन चलाते हैं। तो इसे सहयोग की नीति कहा गया, इसे सहयोग की नीति भी कहा जाता है, सहयोग की नीति कहा जाता है, और इसे उदार निरंकुशता भी कहा जाता है। उसके बाद लिखेंगे एक और पॉइंट, गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने और किसी प्रांत के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाने की आधिकारिकता दे दी गई, उसे दे दी गई ये शक्ति कि आप दो प्रांतों को एक कर सकते हैं, ये एक प्रांतों को अलग तोड़कर नया भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत संविधान में होता है, दो राज्यों को मिलाकर भी एक राज्य बनाया जा सकता है, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य किया जा सकते हैं, या फिर इस हिसाब से। और किसी राज्य के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप पद बना सकते हैं, उसके लिए नियुक्त भी कर सकते हैं। तो ये गवर्नर जनरल को ये भी शक्ति यहाँ पर मिल चुकी थी। अगला लिखेंगे भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया, उसे ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति दे दी गई, ठीक है जी। अगला लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। मतलब कि अलग अलग विभाग बन जाते थे और उस विभाग का एक प्रमुख होता था, कोई मंत्री, इस हिसाब से। तो यहाँ पर विभागीय प्रणाली भी होती है। तो कुछ संविधान के जो संकेत है वो यहाँ से ही देखने शुरू हो गए हमें कुछ हद तक। देखिए
क्या ऐसा नहीं है? विभागीय प्रणाली वर्तमान समय में भी विभागीय प्रणाली है प्रचलित संसद में हमारी में। अलग अलग कई वे बटे होते हैं विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, तो उनके अलग मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये प्रणाली 1861 में शुरू हो गई। लिखेंगे पहला बजट 1861 में ही प्रस्तुत किया गया। इसे प्रस्तुत करने वाले जेम्स विल्सन थे। तो जेम्स विल्सन ने 1861 में ही पहला बजट प्रस्तुत किया था। ये भी अगला लिखेंगे। मद्रास बम्बई की सरकारों को पुनः विधि बनाने के लिए अधिकार दे दिए गए। मद्रास और बम्बई के लिए फिर से विधि बनाने के लिए अधिकार दे दिए गए। और इसी में जो था विधान परिषद बनी कई कई जगह पर। ठीक है, विधान परिषद की इसी एक्ट के तहत भी घटना हुई। ठीक है, और तो आपको यहाँ दिखता है जब शक्तियाँ बट रही हैं तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। पिछली बार केंद्रीकरण हुआ था, अब का विकेंद्रीकरण हो रहा है, मतलब कि प्रवृत्ति बदल दी गई है। जिस तरह से 73 से चल रही थी केंद्रीकरण की नीति, एक जगह पर सबका पावर का सेंटर बनाया जा रहा है। कलकत्ता की ही सरकार बना रही है कानून, या पश्चिम बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही कानून बना रहा है। तो ये केंद्रीकरण है। अब वही शक्तियाँ आपस में वापसी मिलने लगी प्रांतों को, तो ये भी केंद्रीकरण यहाँ पर कहीं ना कहीं आदमी को दिखता है, व्यक्ति को दिखता है। ठीक है, अगला लिखेंगे फिर अगला पॉइंट, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो 1892 है ये हमारा 61 हुआ। अच्छा, इससे पहले दो डाल लीजिए थोड़ा सा आप। 1873 का अधिनियम, बस 2 पॉइंट है, खत्म हो जाएगा आपका ये। जो 1873 का अधिनियम था, इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया के, इसमें ये बात आ गई थी जो ईस्ट इंडिया बच्चे कुछ जो BOD हैं जो शामिल होते हैं इसमें आपके, या 7 सदस्य वाले हिसाब किताब, इसे भी किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये बात थी 1876 में। उसके बाद लिखेंगे शाही उपाधि अधिनियम 1876। 73 में था पहला वाला, आप लिखेंगे शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो इसके द्वारा जो हुआ 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राट का जो होता है सम्राज्ञी, घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया था सदन द्वारा। उसके बाद डालेंगे अगला अधिनियम जो है हमारा भैया 1892 का अधिनियम। इस बीच में एक बड़ी ही कमाल की घटना हुई, लिख लेंगे एक पहला पॉइंट। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का पूरा नाम है INC, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यहाँ पे स्थापना हुई। यहाँ पे फिर इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था वो आरंभ हुआ था। अब इल्बर्ट बिल विवाद क्या था ये समझिए। उसमें जो भारतीय मूल के जज थे, पहले उन्हें अधिकार नहीं थे, वो केवल भारतीयों के केस सुनते थे और उसे केस को सुनने में ब्रिटेन के जज भी शामिल होते थे, ब्रिटिश जज भी शामिल होते थे। मगर जो ब्रिटिश जो मुकदमे होते थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मुकदमा होता था, तो वो अधिकार भारतीय जजों को नहीं दिया गया था सुनने का। तो इल्बर्ट विवाद में ये चीज़ें रखी गई कि जो भारतीय जज हैं उन्हें भी मौका दिया जाए कि वो अंग्रेजों के फैसले सुन सके, ये भेदभाव यहाँ से ख़त्म किया जाए। इसी को कहा गया इल्बर्ट विल विवाद। तो जो यूरोपियन जो अंग्रेज जो लोग थे उनके भी मुकदमे सुनने लगे भारतीय जज, इसमें ये सबसे पहले ये सुविधा मिली। ठीक है, अगला लिखेंगे। ठीक है, इस निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक विशेषता है। ठीक है, इस अधिनियम की एक विशेषता मानी जाती है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति आरंभ हो गई थी यहाँ पे। अब दूसरा लिखेंगे कि परिषद में जो भारतीय सदस्य शामिल थे उनके अधिकारों में वृद्धि की गई और उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं किया गया अभी तक भी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ थी, तो यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है,
और उसके साथ साथ जो सदस्य जो संख्या थी वो पहले से बढ़ा दी गई। ये भी हमारा खत्म हो जाता है, यहीं पे कुछ बात नहीं थी इसमें। अगला पॉइंट लिखेंगे भैया, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 का जो अधिनियम है ये महत्वपूर्ण है। और 1919 और 1935 ये 3 अधिनियम है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से जरूरी है। इनमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो पूछने लायक होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसे ही कहा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट। यहाँ पे भी आपको एक महत्वपूर्ण शब्द समझने को मिलेगा, मार्ले मिंटो एक्ट। अब समझिए मार्ले मिंटो एक्ट है क्या, या मार्ले मिंटो जो अधिनियम है वो है क्या। पहले समझिए, 2 व्यक्तियों के नाम है मार्ले और मिंटो। जो प्रथम व्यक्ति है, ठीक है, वो भारत का राज सचिव है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो भारत का वायसराय है। पहला नाम भारत के राज सचिव के होता है और दूसरा नाम जो है वो वायसराय का होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, लिखेंगे। अब जो इस अधिनियम का उद्देश्य है पिछले अधिनियम के दोषों को दूर करना और भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और राष्ट्रवाद को खत्म करना था। जो उग्रवाद है मतलब जो क्रांतिकारी घटना जो बढ़ने लग गई थी उस समय तक, उसे उग्रवाद कहा गया। और राष्ट्रवाद, ये जो कहीं ना कहीं देशभक्ति लोगों में दिख रही है, उसे खत्म करना था। देखिए, राष्ट्रवाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, इसे ही कहा जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इसका सामना करना था तो इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले लिखेंगे सर अरुणेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को पारित किया गया और इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जो मार्ले से बता दिया मैंने आपको भैया, भारत के राष्ट्र सचिव, और मिंटो वायसराय। ठीक है, ये 2 चीजें इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखेंगे इसमें खास बात कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पारदर्शिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई। जो छोटे छोटे प्रदेश थे उनमें चुनाव होने लगा, प्रतिनिधि तो चुनाव, उनमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि आते थे आपके। ठीक है, दूसरा लिखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया ताकि अपने आप में इल्झे रह जाए। मैंने आपको बताया था। ठीक है, अपने आप में इल्झा रह जाए। अगला लिखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। जो पहले 60 थे केंद्रीय परिषद में व्यक्ति, वहाँ 16 थे, वहाँ पे 60 कर दिए गए। ठीक है, 16 से संख्या कितनी करी, 7 कर दी गई भारतीय जो व्यक्ति थे। फिर भी जो केंद्रीय बहुमत था वो उनका ही था, अभी भी ब्रिटेन के लोगों का ही। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर की परिषद का, वायसराय गवर्नर की परिषद का अध्यक्ष, मतलब उसमें विधि सदस्य बनाया गया। उसमें लिखेंगे अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SC सिन्हा, ये जो थे ये प्रथम भारतीय सदस्य, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ये समझिए पहले था क्या, पृथक निर्वाचक मंडल। ये 2 चीजें मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कुछ मान लीजिए कि 100 सीटों पर चुनाव होना है आपका, 100 सीटें हैं, 100 मंत्री लेने हैं, 100 विधायक लेने हैं, कुछ भी लेने हैं। 100 में से हम कुछ चीज़ें, कुछ स्थान जनसंख्या के अनुपात में रिजर्व कर दें। 100 में से हमने कर दिया मुस्लिमों के लिए, मान लीजिए 25 सीटें रिजर्व कर दी हमने, समझिए। तो इन 25 सीटों पर देखिए, मैंने कहा पृथक निर्वाचक मंडल, और बहुत बड़ा रेफरेंस में बताता हूँ कि वर्तमान समय में ऐसा होता है, सीटें तो अलग हैं मगर जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो पूरी तरह से कैसे लगे आज के समय में, कि आज के समय में नहीं होता। आज के समय में होता है कि
SC के लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं, OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व है, और प्रत्येक वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए भी स्थान आरक्षित है आज के समय में भी। मगर यहाँ पर बात वो नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है कि उस समय का पृथक निर्वाचन मंडल आज के समय से किस प्रकार अलग है। देखिए, तो इन 25 सीटों पर खड़े होने का जो अधिकार था वो केवल मुस्लिमों को प्राप्त होगा। पहली बात तो ये, आज वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यहाँ पर जो वोटिंग का अधिकार था, जो वोट डालने का जो अधिकार था, वो भी मुस्लिमों को था, वो भी मुस्लिम्स था। तो जो मुस्लिम्स था उन्हें वोटिंग का और खड़े होने का अधिकार दोनों मिल गया। मगर आप जब वर्तमान समय में देखेंगे, यदि किसी सीट पर कोई विधायक या कोई मंत्री जब खड़ा होता है तो उसे सभी धर्म जाति विशेष के लोग वोट करते हैं। तो ये उस समय से इसलिए अलग था, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब है जिस सीट पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे उसी समुदाय या धर्म के लोग या जाति विशेष के लोग वोट करें, एक हिसाब से उसे अलग कर देना अन्य लोगों से, ठीक है। मगर जो आज के समय में निर्वाचन पद्धति है उसमें एक ही व्यक्ति को अलग अलग धर्म जाति विशेष के लोग भी निर्वाचन देते हैं। तो ये था पृथक निर्वाचक मंडल, ताकि कहीं ना कहीं मुसलमानों में अपने प्रति अपनी, देखो हर कोई पावरफुल बनना चाहेगा, समर्थन प्राप्त करने के लिए वो अपने ही बीच में संघर्ष करते रहे, ब्रिटिश संसद में के प्रति कोई षड्यंत्र ना चले और कोई उनसे कोई ज़्यादा मांग भी ना हो, आपस में उलझे रह जाएं। तो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया यहाँ पर, ठीक है, जो सबसे बड़ी बात थी। और यहीं से कहा गया, लिखेंगे पृथक निर्वाचक मंडल के रूप के लिए लॉर्ड मिंटो को लॉर्ड मार्ले ने लिखा, हम सांप के दांत बो रहे हैं और उसका फल भीषण होगा। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य हुई। आगे चलकर ये पृथक निर्वाचन मंडल से मांग होते होते पाकिस्तान पे जाके बात रुकी, ठीक है। आप सभी इसके बारे में आगे जानते होंगे, ठीक है। और लिखेंगे एक और पॉइंट, सबसे पहले भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय परिषद को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय KC गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी को भारत परिषद में नियुक्त किया गया। अब इसे उदार निरंकुशता सहयोग की नीति, यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति जो थी बिल्कुल काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई, इसमें बढ़ा दी गई, ठीक है। अब जो कल चलेगा उनका भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। कल इसमें हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।